हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? बेटा आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्योर सब्सटेंस, सेकंड था मिक्सचर। टू आर मोर देन टू कंपाउंड और कंपोनेंट इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। तो एक मिक्सचर आपके पास है, उस मिक्सचर में बहुत से कंपोनेंट हैं। आपका मन हुआ कि उन कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना है, तो कुछ सेपरेशन प्रोसेस होंगे जिसको हम फॉलो करेंगे उस मिक्सचर से उन कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है separating the component of a mixture from a mixture. We have to separate the useful component from the unwanted component before can use them. Different methods are used to get individual component from the mixture. The separation of component of a mixture is necessary to get pure and useful component. यानी आपके पास जो मिक्सचर है उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस को हम रिमूव कर देंगे तो हमें वो यूजफुल सब्सटेंस और कंपोनेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका मीन्स है कि अनवांटेड सब्सटेंस को किसी मिक्सचर से सेपरेट करके प्योर सब्सटेंस को, प्योर कंपोनेंट को प्राप्त करने का प्रोसेस। एक टॉपिक था मिक्सचर होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, याद आ गया होगा आपको, है ना। होमोजेनियस मींस द साइज ऑफ द solute and solvent is similar, is called homogeneous solution. Heterogeneous solution, the size of the solute and solvent is different, is called heterogeneous solution. The heterogeneous mixture can be readily separated into their respective component by simple physical method such as hand picking, sieving, sedimentation, decantation, filtration, etc., which we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques are to be used for separation of component of mixture. एक heterogeneous mixture की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास बाजार जाते हैं थैला लेके, तो उसमें आप ऑनियन को लेते हैं, मीन्स प्याज को लेते हैं, और आलू को भी लेते हैं, ब्रिंजल को लेते हैं, टोमेटो भी लेते हैं, और एक थैली में लेके आप मार्केट से घर आते हैं। जैसे आप घर आते हैं तो उनमें से आप सबसे पहले टमाटर को अलग करते हैं, टोमेटो को अलग करते हैं, पोटैटो को अलग करते हैं, ब्रिंजल को अलग करते हैं, ऑनियन को अलग करते हैं। तो कैसे आपने 4 कंपोनेंट को उस मिक्सचर से सेपरेट किया, क्योंकि वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर था, विजिबल है, हैंड पिकिंग है, हाथ से पकड़ के आपने अलग कर दिया। एक और होता है, आपको याद होगा, जब चाय को बनाते हैं तो टी लीफ होती है, तो चाय की जो छलनी होती है उससे हम उसको क्या करते हैं, टी लीफ को अलग कर लेते हैं। इसका मीन्स जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होती है उसको जनरली फिजिकल जो मेथड है, हैंड पिकिंग, सेविंग, उससे हम उसको सेपरेट करते हैं। But sometimes the physical method not is used for separation of the component from the mixture. उस मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग करने के लिए सिंपल फिजिकल मेथड यूज नहीं होते, तो कुछ थोड़ा सा हम कुछ वर्क करते हैं, यानी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे एक जनरल टेक्निक हम देखते हैं, हाउ टू ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। सॉरी, मान लेते हैं आपके पास एक ब्लू और ब्लैक इंक है, डेफिनेटली उसमें 2 कंपोनेंट होंगे। एक कलर प्रोड्यूस करने वाला कंपोनेंट होगा और दूसरा कलर प्रोड्यूस करने वाला कंपोनेंट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। सॉल्वेंट आपका वाटर भी हो सकता है और सॉल्वेंट आपका एल्कोहल भी हो सकता है। आपके मन में है कि ब्लू और ब्लैक इंक को प्रोड्यूस करने वाले कंपोनेंट को उसके सॉल्वेंट से सेपरेट करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? We observe that the ink is a mixture of a dye in water, means water you have a solvent. The dyes remain on the watch glass whereas water evaporate. This process of separating any substance from its solution while removing water is called evaporation. This method can be used to separate the non-volatile component from its volatile component. Means जो आपका ink है, कंपोनेंट है, वो वोलाटाइल नहीं है। कौन वोलाटाइल है? आपका वाटर वोलाटाइल है। तो आपने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोसेस है। आपने क्या किया, आपने एक बीकर को लिया,
बीकर को लेके आपने क्या कर दिया, मान के चलते उस बीकर को आपने यहाँ पर स्टैंड पर रख दिया, ठीक है ना बेटा। और नीचे से आप इसको क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, तो वाटर क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और जनरली हम जानते हैं कि जितना हॉट डे होता है सी से रिवर से वाटर एवोपरेट होता रहता है, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ओनली इंक कंपोनेंट ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपने सॉल्वेंट को इवोपोरेशन प्रोसेस से रिमूव कर दिया, सेपरेट कर दिया। दिस प्रोसेस यूज ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आपने सुना होगा समुद्र से नमक मिलता है, कैसे मिलता होगा, एक गड्ढा बनाते हैं, वहां समुद्र से पानी लाते हैं, उसको भर देते हैं, तो जो सी वाटर था वो इवोपरेशन से वाटर वेपर फॉर्म में निकल जाता है, तो क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। सी वाटर आर लेक वाटर containing common salt. Sea water is collected in a open shallow weeds at high tide. The shallow wet are also called lagoons. तो उसमें वाटर को हम भर देते हैं और वाटर इवोपरेट होके निकल जाता है। अब एक और आता है कि आपने देखा होगा कि मिल्क से क्रीम निकाल लेते हैं, तो मिल्क थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सस्ता भी हो जाता है, उस क्रीम से हम क्या करते हैं, घी बनाते हैं, है ना, घी को फर्म कर लेते हैं, जिसको देसी घी कहते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा, मिल्क से क्रीम को निकालना, हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। Cream from milk can be obtained by the process of centrifugation. Nowadays, we get different varieties of milk, such as full. These variety of milk contain different amount of milk fat. Means आपको जो हुआ ये मिलता है मार्केट से, आपको मिल्क मिलता है, उसमें वैरायटी होती है, एक मान लेते हैं एक का रेट 50 रुपीज है, एक का 40, एक का 30 है, तो रेट में डिफरेंस कैसा है, जिसमें फुल क्रीम होगा उसको 50 होगा, जिससे मिल्क में क्रीम का अमाउंट कम होगा तो उसका रेट भी लगभग कम होगा, 30 रुपीज पर लीटर हो सकता है। Nowadays we get different variety of milk such as full cream. These varieties of milk contain different amount of milk fat. We generally require cream for different purpose. This can be obtained from milk cream, milk turned milk. कैसे निकालते हैं, ये आपके पास एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, ये मशीन बनी हुई है। इस मशीन में आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ, ये आप देख रहे हो टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ है, उसमें किसको रख देते हैं हम लोग, मिल्क को रखते हैं और रोटेट कराते हैं। देखो रोटेशन एंगल बना हुआ है, ये रोटेट हो रहा है, जैसे रोटेट होता है तो क्रीम आपकी डेंसिटी कम होती है, इसको फ्लॉट करने लगती है, तैरने लगती है ना। ये बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, तो यहाँ पर क्रीम मिल जाएगी। यहाँ क्या मिलेगा आपको, ओनली वाटर। चलिए क्रीम के लिए हम ब्लू कलर को यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रीम मिल जाएगा, है ना, दिस इज अ लेयर ऑफ क्रीम। और नीचे क्या होगा आपका, मिल्क होगा। This method for separating the particles suspension in a liquid, sometimes the solid particle in a liquid are too small and rarely pass through a filter paper. These solid particles can be separated with the help of a machine. Now a centrifugal machine. The machine can be rotated at very high speed. जो centrifugal machine है बहुत तेज से घूमती है। The principle of this process is that the denser particles are forced to the bottom and the लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप। तो जो क्रीम होती है वो लाइट होती है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो आपके वाटर के में जो पार्टिकल बचते हैं मिल्क का, बहुत सी चीजें होती है वो थोड़ा सा हाईली डेंस होती है, तो वो नीचे बैठ जाती है। स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली, सो इन द सस्पेंशन ऑफ अ पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड द हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। इसका मीन्स क्या है भाई, आप कहते हैं जैसे अपने चाय को बनाया, टी लीफ आपको सेपरेट करना है, तो आप छलनी लगाते हैं ना, तो वो टी लीफ ऊपर मिलती है और नीचे आपको चाय मिल जाती है। तो वैसे कोई फिल्टर पेपर नहीं है कि फिल्टर पेपर को हम लगाएंगे, ऊपर से मिल्क मिलाएंगे, तो फिल्टर पेपर पे क्रीम मिलेगी और नीचे मिल्क मिल जाएगा, व्हाइट वाटर मिल जाएगा। मिल्क मीन्स क्या, व्हाइट वाटर हो गया ना, क्रीम तो निकल गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि उस पे जो पार्टिकल्स है फैट के उतनी स्मॉल साइज होते हैं कि क्या होंगे, वो माइग्रेट कर जाएंगे अप टू बॉटम। वो लिखा, दिस इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, समटाइम द सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं,
रेयरली पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन का यूज करते हैं। देखिए आपके सामने सेंट्रीफ्यूगल मशीन आ गई है। Centrifuges of the skim milk in a ultra centrifuge result in plating of the casein। ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, ये सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब बोलते हैं। और हाई स्पीड से सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब मशीन को हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। तो आपकी सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब भी क्या होगी, टेस्ट ट्यूब भी क्या होगी, रोटेट होगी। तो जो आपके लाइटर पार्टिकल्स है ना, और एक हो जाएंगे आपके हाई डेंस पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं, आपने ब्लू कलर से, आपको याद भी होगा इन प्रीवियस लेक्चर वी क्लियरली एक्सप्लेन तब मिल्क अपीयरेंस जस्ट ये कैसा अपीयरेंस होता है, जस्ट ब्लू कलर, है ना। वाटर आपको जो मिल्क था वो मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इट स्कैटर्ड ऑफ द लाइट बीम, देन मिल्क अपीयरेंस इज अ ब्लू कलर। आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। और क्रीम आपकी क्या है, लाइट पार्टिकल्स है, लाइट डेंस होती है। तो आपको क्रीम कहाँ मिल जाएगी, ऊपर मिल जाएगी, है ना। तो आपके दो लेयर हो जाएगी, एक वाटर की लेयर, मिल्क की लेयर होगी, दूसरा कौन सी होगी, क्रीम। और ये क्या है, स्किम मिल्क। इट मींस मिल्क एंड क्रीम इज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए आप मिल्क तो जनरली किस में यूज करते हैं, हम चाय बना लेते हैं, दही बनाते हैं, है ना, कर्ड बनाते हैं, या हम उसमें कुछ हॉर्लिक्स मिला के पी लेते हैं। और क्रीम किस में यूज हो जाएगी, फॉर मेकिंग ऑफ घी। किससे किया है हमने, सेंट्रीफ्यूगल मशीन से। एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है, उसका और भी एप्लीकेशन है। हाँ, द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। सम ऑफ these are the process of the centrifuging is used in dairies and homes to separate water from cream. For this, cream is centrifuged and the water being later flat on the top. It is easily removed in home. This method of separation is made used in a mixture grinder commonly called mixie. It is a very useful kitchen appliance। तो आप बटर बनाते हैं। सेकंड, इट यूज इन अ वॉशिंग मशीन टू स्क्वाइज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। आप गंदे कपड़े को साफ करने में भी इसी प्रोसेस का यूज करते हैं, उसको घूमता है ना कपड़े, किसमें, वॉशिंग मशीन में। इट इज एक्सट्रीमली यूज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी फॉर डिफरेंट टेस्ट ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ब्लड का जब टेस्ट होता है तो आपने ध्यान दिया होगा, उसमें साइंटिफिक मशीन होती है, उसको ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं, साइंटिफिकल मशीन में घुमाते हैं, और आपका बहुत से डायग्नोस करते हैं आपको कौन सी डिजीज है भी, या ईश्वर ना करे किसी को कुछ भी हो, लेकिन उसका डायग्नोसिस किस में होता है, आपकी क्लॉटिंग कर, आपका जो ब्लड होता है उसको साइंटिफिक मशीन में घुमाते हैं, है ना। और उस लेबोरेटरी में ले जाके उसमें फिर एनालिसिस करते हैं, क्या क्या आपके उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह सब यूज करते हैं, कितना उसका काउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज यूज इन केमिकल लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रीज फॉर सेपरेटिंग सस्पेंडेड मटेरियल फ्रॉम लिक्विड। ये बहुत पॉपुलर है और बहुत कॉमन है, लेकिन जनरली हमारे घर में होता है तो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है, मान लीजिए आपके गिलास में, मान लेते हो कुछ देर के लिए वाटर रखा हुआ था, धोखे से आपका उसमें से कुछ ऑयल या घी गिर गया, तो क्या होगा। आप जानते हैं कि जो ऑयल होता है वो लाइटर डेंस होता है, वाटर पे फ्लोट करता है, वाटर की डेंसिटी हाई होती है। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि उस मिक्सचर को आप फेंक दें, या मिक्सचर में से वाटर और ऑयल को सेपरेट करें। तो हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं, तो कैसे सेपरेट करेंगे। हाँ, इसमें एक और होता है, मिल्क और वाटर मिसेबल लिक्विड है, बट ऑयल एंड वाटर इज अ इमिसेबल लिक्विड। वो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमिसेबल लिक्विड मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, ऑयल इन वाटर। ऑयल क्या होगा, लाइटर डेंस पार्टिकल्स होते हैं, वाटर में फ्लोट करेंगे। अब कैसे इसको सेपरेट करते हैं, तो सेपरेटिंग करने के लिए जिस फनल का हम यूज करते हैं, मींस इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर से टू कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस में एक फनल होती है, उसको हम सेपरेटिंग फनल कहते हैं। हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, the immiscible liquid can be separated by a
सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कैसी होती है लेबोरेटरी में आपको दिखाएंगे और प्रैक्टिकल भी आपके सामने करके भेजेंगे ना वीडियो में। आपके सामने ही सेपरेटिंग फनल है। इस सेपरेटिंग फनल में माना कि एक क्या है, मान लेते हैं वाटर है, तो ये वाटर की लेयर है वो नीचे की ओर होगी और ऊपर क्या होगा बेटा, ऑयल की लेयर होगी, तो ये ऑयल हो गया। और दोनों लिक्विड क्या है, इमिसिबल लिक्विड है फ्रॉम द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, द ऑयल नॉट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। तो एक लेयर आपकी किसकी है, वाटर की है, सेकंड किसकी, ऑयल की है। और इस सेपरेटिंग फनल में क्या लगा है, एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। तो ये स्टॉप जो कॉक है, इस स्टॉप कॉक को आप ओपन भी कर सकते हो, क्लोज कर सकते हैं। जैसे आपने इसको ओपन किया और मान लेते हैं एक बीकर को रख दिया, तो पहले कौन आएगा, स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, है ना, इसके लिड को, तो धीरे धीरे पहले कौन आएगा, वाटर आएगा। तो वाटर जैसे आएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। देखिए कलेक्शन ऑफ द वाटर हो गया। जैसे आप देखेंगे पूरा वाटर निकल गया, तो यहाँ पर क्या दिखाई देने लगेगा आपको। चलिए ऑयल के लिए हम सेकंड कलर को यूज करते हैं, ब्लू कलर को यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, ऑयल दिखाई देगा। इट मीन्स what component oil and water from their mixture separate from the separating funnel। बहुत इजी प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको वाटर मिल जाएगा और ऊपर कौन रह जाएगा, ओनली सेपरेटिंग फनल में ऑयल शेष रहेगा, रिबन रहेगा। इट मीन्स two miscible liquid can be separated by a separating funnel। So we have learned that when the two liquid are immiscible, दोनों एक दूसरे में नहीं घुल रहे, they can be easily separated with the help of a separating funnel। हम उनको कैसे separate करेंगे from the separating funnel। The principle of the method is that immiscible liquids separate out in layer depending on their density। इस प्रोसेस का मेथड का प्रिंसिपल क्या है, the principle of the method is that immiscible liquids separate out in layer depending on their density। जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो लोअर लेयर को फॉर्म करेगी। जैसे किसने फॉर्म किया, वाटर ने, हाई डेंसिटी होगी ना वाटर की। और ऑयल की कैसी है, लो डेंसिटी है। इस प्रकार से उससे दो लेयर को फॉर्म किया डेंसिटी के बेस पर और हमने उसको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर लिया। The method is used to separate mixture of oil and water to separate some organic compound present in aqueous solution। A mixture of more than two miscible liquid can also be separated with a separating funnel। For example, when a mixture of water, benzene and mercury is put in a separating funnel, it separates into three layers। Mercury is the heaviest liquid। आपकी याद होगा mercury बहुत heavy part liquid होता है। And the form of the bottom layer, water from the middle, water कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। और बेंजीन लाइटर होता है, बेंजीन being the lightest least density from the top layer। On opening the stop cock, पहले कौन आएगा, अरे भाई सबसे नीचे कौन है, मरकरी है ना बेटा, तो सबसे पहले कौन आएगा, मरकरी आएगा। मरकरी की डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर कौन आएगा, वाटर आएगा, वाटर की डेंसिटी उससे कम है। और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, जो टॉप पे होगा कौन होगा, बेंजीन होगा। For the extraction of iron during its metallurgy, the lighter slag is removed from the top by the method of leave the molten iron at the bottom of the furnace। ये आपको हाई क्लास में और अच्छी तरह से एक्सप्लेन होगा। अब एक आता है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस आप लोगों ने कहाँ देखा है, चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ। कैम्फर होता है, कपूर होता है, हम लोग घर में उसको पूजा करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम उसको मान लेते यूज नहीं करते हैं और उसके ढक्कन को खुला छोड़ते हैं, क्या होगा, आफ्टर द सम डेज डिसअपीयर द कैम्फर फ्रॉम द कंटेनर। उस कंटेनर में नहीं मिलेगा। एक नेपथलीन की बॉल होती है, आपने देखी होगी, जहाँ कपड़े वगैरह हम लोग रखते हैं उसको, उसे ब्रीफ केस वगैरह में या उसमें रख देते हैं अलमारा में। क्यों रखते हैं, क्योंकि मानते हैं कि वो इंसेक्ट उसकी ऑर्डर से नहीं आते हैं। लेकिन आफ्टर द सम मंथ इट इज डिसअपीयर फ्रॉम द कंटेनर, कहाँ गई है, तो आप कहेंगे सॉलिड चेंज इनटू गैस, यानी वहां लिक्विड नहीं मिलता है। सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन।
कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, जनरल बोलने में हो गए, एक कैंफर है, दूसरा कौन सा है, नेपथलीन बॉल है, एक और होता है आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, कैंफर हो गया, और कौन सा था, नेपथलीन था। The substance on heating change solid to directly in gas phase without change their liquid phase, and on cooling gas directly change into solid state. This substance is called sublimated substance and the process called sublimation process. अब आते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या है स्लाइड में। अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें अमोनियम क्लोराइड है और एक कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है। अब आपके मन में आया कि सोडियम क्लोराइड को और अमोनियम क्लोराइड को हमें सेपरेट करना है, तो आपको लगे वाटर में घोल देना, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड आल्सो अमोनियम क्लोराइड बोथ इज सॉल्युबल इन वाटर, they cannot be separate from the making of solution with water। तो कैसे सेपरेट करेंगे, अरे बहुत सिंपल है भाई, सब्लिमेशन प्रोसेस है ना। क्या करेंगे, ये आपका कंटेनर हो गया जिसको हमने चाइना डिश कह दिया ना बेटा, फिर चाइना डिश के साथ क्या है और देखते जाते हैं। यहाँ पर एक इस प्रकार से जाली लगाते, नेट लगाते, परफोर्टेड नेट होती है ना, ये लगा दिया। यहाँ पर क्या क्या है, मिक्सचर है ना, किसका मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड है ना, फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, NH4Cl हो गया, एंड सेकंड इज द सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये आपका हीटिंग प्रोसेस है। एक फनल को लिया, फनल को आपने क्या किया, इन्वर्ट उल्टा रख दिया उसके ऊपर, तो डेफिनेटली इसका जो बॉटम था वो टॉप हो जाएगा, उस पर एक माउथ होता है, माउथ में क्या लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया। अरे आप पूछ रही क्यों लगा दिया, अब भाई कोई गैस बनेगी तो ऊपर निकल जाएगी ना डायरेक्टली, अब वो गैस यहाँ से आगे पास नहीं होगी। When the mixture is heated, ammonium chloride is a sublimated substance. It's changed into solid to gas phase. किसमें चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। अब गैस कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जाएगी। जैसे से गैस कहाँ की ओर जाएगी बेटा, ऊपर की ओर जाएगी। टेम्परेचर उसका लो होता जाएगा, टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, द गैस चेंज इनटू अगेन सॉलिड फेज एंड सॉलिड डिपॉजिट ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल। ये इस प्रकार से अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। प्रोसेस क्या है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द गैसेस अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, हु इज रिमेन, ओनली सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्यों रह गया, क्योंकि सोडियम क्लोराइड सब्लिमेटेड सब्सटेंस नहीं है, उसका सब्लिमेशन नहीं होगा, किसका होगा, ओनली अमोनियम क्लोराइड। When some liquid on heating change directly in their gaseous state without changing into liquid state, however some solid के स्थान पे हमें यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए, इसको सॉलिड है ना, लिक्विड लिखा है यहाँ पर है ना, सॉलिड। However some solid on heating change directly to their gaseous state without changing into liquid. This process in which a solid change directly into gaseous state without changing into its liquid state is called sublimation. However, some solid on heating change directly to their gaseous state without changing into liquid. This process in which a solid change directly into gaseous state without changing into its liquid state is called sublimation. Some common example of solid which sublimated are ammonium chloride, camphor, naphthalene, anthracene, and also benzoic acid. To separate the mixture which contain a sublimated volatile component from a non-sublimated impurity. To separate the mixture which contain a sublimated volatile component from a non-sublimated impurities, मीन्स आपके पास एक मिक्सचर, एक सब्लिमेटेड है, दूसरा कौन सा है, नॉन सब्लिमेटेड सब्सटेंस है। तो किस सब्सटेंस को हीट करने पर गैस में चेंज होगा, सॉलिड टू गैस, कौन सा होगा भाई, सब्लिमेटेड सब्सटेंस। तो इस प्रोसेस का मीन्स क्या है, सिंपल लिखते हैं, सॉलिड टू गैस
और गैस को ठंडा करेंगे तो ऑन कूलिंग। ये क्या है? ऑन हीटिंग गैस टू सॉलिड। दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। किसका होता है भाई? अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर हो गया, नेपथिन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, एंड आल्सो बेंजोइक एसिड हो गया। ऑल इज जस्ट सब्लिमेटेड सब्सटेंस। अब आते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस पे। हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं? सेपरेशन प्रोसेस यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम देयर मिक्सचर। कोई मिक्सचर है, उससे कंपोनेंट को आपको सेपरेट करना है, तो प्रोसेस को फॉलो करेंगे। उसका नाम क्या रखा हम लोगों ने? सेपरेशन प्रोसेस, है ना। एक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? अरे वो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? आप कहेंगे सर गैस बनता है। और गैस को ठंडा कर लें तो क्या बनेगा? आप कहेंगे सर लिक्विड बनेगा। अरे भाई आपने देखा होगा ना कि जब तालाब है, रिवर है, सी वाटर है, तो वाटर क्या होता है? वाटर चेंज टू गैसेस स्टेट। वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर आप कहते हैं सर जब अपर लेयर में पहुंचता है, ऊपर पहुंचता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं, एक क्लाउड को बनाते हैं, और क्लाउड धीरे धीरे वर्षा के फॉर्म में, रेड फॉर्म में नीचे आता है। तो लिक्विड टू गैस ऊपर गया, गैस से क्या बन गया? लिक्विड नीचे आया। ये भी एक डिस्टिलेशन है। तो डिस्टिलेशन का मीन्स क्या है? लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। बाकी तो डिस्क्रिप्शन से देखते हैं क्या लिखा है। A mixture of miscible liquid can be separated by the process of distillation। ये किसके लिए यूज करते हैं? मिसिबल लिक्विड के लिए। और सेपरेटिंग फिनाइल किसके लिए यूज की थी? इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर के लिए। A mixture of miscible liquid can be separated by the process of distillation. Two miscible liquid can be separated by a process known as distillation. In this process, the liquid is heated to its boiling point. Boiling point क्या होता है? अरे boiling point simple है ना, in which temperature liquid change into liquid state to gaseous state is called boiling point. In this process, the liquid is heated to its boiling point so that it is converted into vapor. On cooling, the vapor, pure liquid, is obtained and collected separately. और वेपर को कूल करेंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड। वही कहा ना आपसे, लिक्विड टू गैस and gas to liquid. It is called distillation. The liquid having lower boiling point will vaporize first, and when it pass through the condenser, the vapor get condensed into liquid form. अब आते हैं, इसको हम डायग्रामेटिक समझते हैं। बट अब समझाने के लिए आपके सामने कुछ चीजों को रखें, उनको आपको समझना है। मान लेते हैं मिक्सचर है। मिक्सचर में टू कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ए कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास बी कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास एक कंटेनर है ग्लास का, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये क्या बेटा? डिस्टिलेशन फ्लास्क है। और ये जो लगा है लिविंग कंडेंसर कहलाता है। इस लिविंग कंडेंसर में यहां से हम कोल्ड वाटर को एंटर कराते हैं, और वाटर यहां से गर्म होके, ये आउटलेट है, वाटर यहां से हीटेड होके निकल जाता है। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने उस मिक्सचर को लिया जिसमें टू कंपोनेंट है ए एंड बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? आपने देखा 50 डिग्री सेल्सियस है। और बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? आप देख रहे हैं 90 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड, ये आपका हीटिंग प्रोसेस के लिए अरेंजमेंट है। हु इज द फर्स्ट चेंज लिक्विड टू गैसेस स्टेट? व्हिच हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट लो है? 50 डिग्री सेल्सियस वाले कंपाउंड, और कंपोनेंट ए का है। तो एक कंपोनेंट सबसे पहले लिक्विड फेज से किस में कन्वर्ट होगा? गैस फेज में कन्वर्ट होगा। अब गैस कहां पहुंचेंगे? लिविंग कंडेंसर में पहुंची। लिविंग कंडेंसर में जो गैस पहुंच रही है, वेपर पहुंच रही है, उसको आप कोल्ड वाटर से उसकी कूलिंग कर रहे हैं, है ना। तो गैस क्या होगी? कंडेंस हो जाएगी। गैस में किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे लिक्विड क्या होगा? इस प्रकार से कलेक्ट होके यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट मिला? ए कंपोनेंट। इट मींस द ए कंपोनेंट सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट। आपने लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड प्रोसेस मींस
डिस्टिलेशन प्रोसेस से उस मिक्सचर से एक कंपोनेंट को हीटेड करके सेपरेट कर लिया। अब जब एक कंपोनेंट का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ही थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा मोर देन टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब एक कंपोनेंट आपने देखा पूरा सेपरेट हो गया, थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अब 50 से लेके बढ़ता हुआ कितना आ गया, 80 आ गया, 80 से कितना चला गया, फिर और बढ़ते हुआ कितना पहुंचा, 90 डिग्री सेल्सियस। यानी आप देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपने इस कंटेनर को अलग कर लिया, दूसरे कंटेनर को रखा, है ना, मींस दूसरे आपने फ्लास्क को रखा। उस सेकंड फ्लास्क को आपने रखने के बाद इसको तो आप कंटिन्यूस हीटेड कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज 50 टू 60, 70, 80 एंड 90 डिग्री सेल्सियस। 90 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक कि बी कंपोनेंट इस मिक्सचर में है। अब क्या होगा, बी कंपोनेंट चेंज इनटू, किसमें चेंज होगा, लिक्विड टू गैस। अब बी कंपोनेंट की क्या बनेंगे, गैस बनेंगे, है ना। गैस को आप क्या करेंगे, लिविंग कंडेंसर में पास करेंगे, गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस। अब धीरे धीरे लिक्विड क्या होगा, इस प्रकार से लिक्विड फॉर्म में। सेकंड आपका जो एक फ्लास्क है, बीकर है, उसमें आप उसको कलेक्ट कर लेंगे, यानी पहले ए को अलग कर लिया, किसको अलग कर लिया आपने, बी को। इट मींस ए एंड बी बोथ कंपोनेंट सेपरेट फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द प्रोसेस liquid to gas, gas to liquid. This process called distillation. Separation of the two miscible liquid that while without decomposition. हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस कंपोनेंट को आप सेपरेट कर रहे हैं, उसको हीट करने पर उसका क्या नहीं होना चाहिए भाई, ब्रेक डाउन और डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। Separation of the two miscible liquid that while without decomposition and have sufficient difference more than 25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। देखिए हमने कितने का डिफरेंस लिया था, 50 टू 90, कितना डिफरेंस है, अरे भाई 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ना। तो हम डिस्टिलेशन का कब यूज करते हैं, जब आपका टू कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस हो, मोर देन 25 केल्विन। सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल impurities, this method has been used for the separation of। कौन कौन सा है, देखिए एक बेंजीन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 353 केल्विन है। दूसरा कंपोनेंट क्या था, एनिलीन है, कितना है, 457 केल्विन है, 25 से ज्यादा डिफरेंस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। एक हेक्सेन लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा, 342 है। एक टॉलिन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 384 है। मींस मेजर डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन, एनिलीन आर हेक्सेन एंड टॉलिन, देन यूज द प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। अगर मान लेते हैं 25 या उससे कम है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे। किस प्रोसेस का, कौन सा प्रोसेस था आपका, भूल गए क्या, डिस्टिलेशन। तो फिर क्या करेंगे, सेकंड है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कब यूज करेंगे, इन अ मिक्सचर टू कंपोनेंट मिक्सिबल मिक्सचर टू कंपोनेंट, the difference in a boiling point 25 Kelvin or less than to 25 Kelvin, we use fractional distillation in place of distillation। देखते हैं क्या लिखा है स्लाइड में। If the difference in the boiling point of the two miscible liquid of the mixture is less than 25 Kelvin, then the process of simple distillation cannot be used। जो simple distillation process था उसको यूज नहीं करेंगे। The distillation is carried out by using fractional column. The method used is called fractional distillation। The fractional distillation method can be used to separate acetone and methyl alcohol। भाई एसीटोन का कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, और इसका कितना है, 65 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिफरेंस है, 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, प्लस 5, यानी ओनली 9 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू कंपोनेंट एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल इन देयर मिक्सचर। Then the simple distillation process cannot be used for separation of the acetone and methyl alcohol from their mixture। Here use is a fractional distillation process। इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई।
इसमें एक कॉलम लगा होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम। ये क्या है, फ्रैक्शनल कॉलम, ये लगा हुआ है। ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है इसी से इसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वही प्रोसेस है, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सेकंड कंपोनेंट हीटेड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड। चलिए आपको थोड़ा सा याद दिला दे रहे, मान के चलते आपने एक मिक्सचर लिया, वन मिक्सचर इज वन इज एसीटोन, लिख दे रहे एसीटोन हो गया। सेकंड क्या आपके पास इन मिक्सचर, मिथाइल एल्कोहल हो गया, चलिए वो लिख दिया। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, थोड़ा सा इसको थोड़ा लार्ज कर दे रहा है, थोड़ा सा और देखिएगा आपको। एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस and methyl alcohol is a 65 degree Celsius, and this is the fractional column and this is the arrangement of the thermometer। और ये क्या है, लिविंग कंडेंसर है जहां पर आप कोल्ड वाटर को पास करेंगे और वो हीटेड होकर यहाँ से निकल जाएगा। हम एक ऐसा क्यों बोल रहे हैं हीटेड होगी, क्योंकि जो गैस होगी ना उस गैस की एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, जब एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो कोल्ड थोड़ा रहेगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, है ना। तो आपने यहाँ पर एक मिक्सचर लिया, वन इज अ मिक्सचर, two is a component, one is acetone, second is a methyl alcohol। The boiling point of the acetone 56 degrees Celsius and boiling point of the methyl alcohol is a 65 degrees Celsius। First is a heated of distillation flask, why the arrangement, किसकी गैसेस बनेंगी, एसीटोन की, लिक्विड टू गैसेस फॉर्म, ये गैस गई यहाँ से फ्रैक्शनल कॉलम में जाएगी। फ्रैक्शनल कॉलम को क्यों थोड़ा सा लॉन्ग एक नेक होती है, क्या होता है, जैसे बहुत कम डिफरेंस, ओनली 9 डिग्री सेल्सियस और 9 केल्विन का डिफरेंस है बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एसीटोन एंड द मिथाइल अल्कोहल। तो जब हीट करेंगे तो डेफिनेटली बाय द इवोपरेशन प्रोसेस द सम इज अ मिथाइल अल्कोहल चेंज इनटू लिक्विड टू गैस। तो जब मिथाइल अल्कोहल लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो गया तो थोड़ा सा उसकी गैस ऊपर की ओर जाएंगी, तो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस क्यों करे, अरे भाई वो बॉटम से अब की ओर जाएंगी ना, तो जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जाएंगी टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी वो कहां तक नहीं पहुंचेंगी, लिविंग कंडेंसर तक नहीं पहुंचेंगी, और मिथाइल अल्कोहल फिर से कहां जाएगा, कम बैक इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो एक लॉन्ग आपने नेक को लगा दिया, नेक इसलिए बोले मान लेते गर्दन जैसा एक कॉलम लगा हुआ है, तो मिथाइल अल्कोहल की कुछ वेपर बनती भी है, तो वो कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करेंगी, फिर कंडेंस हो जाएंगी, फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। केवल कौन जाएगा, ओनली एसीटोन। एसीटोन क्या होगा, गैस फॉर्म में है, गैस यहाँ पर आएंगी, कंडेंस होंगी, किस फॉर्म में आ जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। यहाँ अपने एक फ्लास्क को लगा देंगे या बीकर को लगा देंगे और यहाँ पर कलेक्ट कौन हो जाएगा, एसीटोन कलेक्ट हो जाएगा। जब एसीटोन completely removed from the mixture by the distillation process, they remain liquid, कौन है, एल्कोहल है। द टेम्परेचर इंक्रीज 56 टू 60, 61, 62, 63 एंड 64, फिर टेम्परेचर बढ़ के कितना पहुंच गया बेटा, 64 के बाद कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। जब 65 आ जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली मिथाइल अल्कोहल का लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। फिर गैस किस में आएगी, लिविंग कंडेंसर में आएगी, और हम सेकंड एक फ्लास्क को लगा देंगे या बीकर को लगाएंगे, वहां उसको लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे। तो प्रोसेस वही है, केवल एक फ्रैक्शनल कॉलम लगाता है, इसलिए नाम क्या रख दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, बहुत आप लोग पढ़ते हैं पेट्रोलियम सब्सटेंस, पेट्रोलियम सब्सटेंस, अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है कि हमने गड्ढे को किया धरती में, वहां से पेट्रोल निकलेगा, अलग निकलेगा, कैरोसिन अलग निकलेगा, डीजल अलग निकलेगा, लुब्रिकेंट ऑयल्स अलग निकलेगा ना, ऐसा नहीं होता है। एक पेट्रोलियम मिक्सचर निकलता है, क्रूड ऑयल्स कहलाता है ना। उस क्रूड ऑयल्स को, पेट्रोलियम सब्सटेंस को हम एक कॉलम में भेजते हैं, जिसको हम जनरली नाम क्या दिया, फ्रैक्शनल कॉलम दिया, और हीटेड रहता है। तो जैसे जैसे जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, यानी जिसका कहना चाहिए आपका सिंपल से ही कह लेती है, आपने किसको भेजा, गैसेस फॉर्म को भेजा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा, वो उसकी गैस ज्यादा ट्रेवल करेंगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो ट्रेवल ज्यादा नहीं करेगी, मींस उसको क्या हो जाएगी, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो आपका जो 350 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसके नीचे से होगा
तो यहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, है ना, गैसेस। तो जिसका फिर आपका 350 से गैसेस, यहाँ तो 350 डिग्री सेल्सियस कॉलम में टेम्परेचर है, तो 350 से जो कम है 349 340 है, वो किस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में ऊपर जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जिनका टेम्परेचर कहाँ से है 300 टू 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में, वो गैस से किस में आएगी, लिक्विड स्टेट में आएगी। किस फॉर्म में कलेक्ट होगी, लुब्रिकेंट ऑयल्स में। 250 से लेके मान के चलते 200 के बीच में जिनका बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड से किस में आ जाएंगी, गैस से किस में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ डीजल कलेक्ट होगा, यहाँ पर केरोसिन कलेक्ट होगा, यहाँ पर पेट्रोल, यहाँ पर क्या मिलेगा, एलपीजी मिलेगा। अब आप बार बार सोच रहे हो बॉइलिंग पॉइंट, अरे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज अ कोएक्सिस्टेंट, लिक्विड किस में चेंज होता है भाई, गैस में चेंज होता है ना। और आप थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट कम कर देंगे, मींस थोड़ा टेम्परेचर कम कर देंगे, गैस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में, है ना। बिलो टू बॉइलिंग पॉइंट कौन एक्सिस्ट करेगा, लिक्विड। above to boiling point कौन एक्सिस्ट करेगा, गैस। on the boiling point what phase is a coexist, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्टिलेशन फ्रैक्चर डिस्टिलेशन हो गया। अब आते हैं गैस के ऊपर। एक गैस बहुत मिक्सचर होता है ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। हाउ टू ऑब्टेन गैसेस फ्रॉम द एयर, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। होता है ना, आप कहते हैं ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मैनी। होमोजेनियस क्यों करें, अरे भाई उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है। The gas can be separated from air by fractional distillation. In this method, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, fractional distillation. In this method, the air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature. यानी सबसे पहले हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे रखेंगे बेटा, हम लोग लो रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। Air will be compressed to from liquid air called liquefied air. Then liquefied air is subjected to fractional distillation and different gases are collected at different time. The liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column. वही हो गया, वो गैस भेजेंगे तो क्या होगा, थोड़ा गर्म होंगे तो मीन्स हो जाएगा वो बिलो टू बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। जो वहां हो रहा था पेट्रोलियम सब्सटेंस में हो रहा था, क्रूड ऑयल से उसके फ्रैक्शन को सेपरेट कर रहे थे ना। The liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column where gases are separate at different height depending upon their boiling point. The boiling point of liquid nitrogen present in the air is the lowest, minus 196 degree Celsius. Therefore, nitrogen gas distillated first of all. अगर आप लिक्विड को भेजेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा, अरे भाई नाइट्रोजन मिल जाएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है ना। तो जैसे आपने लिक्विड भेजा तो थोड़ा सा वार्म अप होगा, 196 से थोड़ा ज्यादा हुआ, 195 हुआ, क्या होगा, पूरा गैस फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड ऑर्गन present in the air has the slightly higher boiling point from the nitrogen 186। फिर कौन आएगी, लिक्विड से कौन आएगी गैस फेज में, आर्गन आएगी। and the, therefore it is a distillated after nitrogen. Liquid oxygen has the higher point boiling point 183। तो पहले नाइट्रोजन आएगी, फिर आर्गन आएगी, फिर उस लिक्विड से क्या बनेगा, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, 196 होगा, फिर कितना हुआ 195 होगा, है ना, 180 होगा, 186 होगा, 183 होगा, तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। आफ्टर आर्गन देयरफॉर इट इज डिस्टिलेटेड आफ्टर आर्गन एंड सो ऑन। ये आपका टेम्परेचर हो गया। तो यहां से आपने देखते इस प्रोसेस में होता क्या है ना। इस प्रोसेस में क्या है, आपने यहाँ से एयर को पास किया, फिल्टर लगा हुआ है क्योंकि इसको डस्ट पार्टिकल नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आपने कंप्रेस किया, मीन्स ऑफ कंप्रेस मीन्स हाई प्रेशर, उसको हाई प्रेशर पे लाए, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया आपका हाई प्रेशर हो गया। फिर इस एयर को आपने हॉट एयर यहाँ पास किया, ठीक है। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर को आप पास कर रहे हैं ताकि उस हॉटेड एयर से, हीटेड एयर से क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब कर ले। तो जब वाटर उस हीटेड एयर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा क्या होगा, हीटेड हो जाएगा, आउटलेट है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो आपकी हॉट एयर थी थोड़ा सा क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। फिर उसको क्या लेगा, यहाँ पर कंप्रेस एयर को ले जाएगी।
तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए ड्राई फॉर्म में। हाँ, आपको याद होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं ना। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। इस यहां से आप इसको लेके मिक्सचर को, यह एक्सपेंशन जेट लेगा है, यह हाई प्रेशर से जैसे एकदम से लो प्रेशर आएगा। एक्सपेंशन जेट क्या होता है, बहुत छोटा सा पोर मान लीजिए, जहां पर एकदम से हाई प्रेशर से गैस निकलेंगी, तो एकदम से प्रेशर लो हो जाएगा। और जैसे ही हाई प्रेशर से एकदम से प्रेशर लो होता है तो टेम्परेचर एकदम से गिरता है। जैसे टेम्परेचर एकदम से गिरेगा तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नाइट्रोजन का, तो फिर नाइट्रोजन मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, आर्गन मिलेगा। और सबसे कम किसका है, आपने देखा था ना, किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यानी केवल ये कह सकते हैं आप, जो गैस को आप हाई प्रेशर से आप भेज रहे हैं लो प्रेशर पे, केवल किसका लिक्विफिकेशन हो पाता है, ओनली ऑक्सीजन, है ना। तो आपने फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, और पहले क्या मिला था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जनरली फ्लो चार्ट है, विद कट से हमने लिए हैं आपके, है ना। तो ये आपका ईयर हो गया, कंप्रेस हो गया, वेरी लो टेम्परेचर है, वेरी लो मींस कितना, -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। ये फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ से आपने पास किया, ठीक है। तो नाइट्रोजन का तो बॉइलिंग पॉइंट 196 है, तो सबसे पहले ये लिक्विड से गैसेस फॉर्म में मान के चलिए, यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, है ना। आर्गन कलेक्ट हो जाएगी, है ना। ये आर्गन हो गया, केवल क्या बचेगा आपके पास, ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। द सॉलिड कैन बी प्यूरिफाइड बाय द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब आते हैं, मान लेते हैं आपके पास कोई सॉलिड है, उस सॉलिड को आपको क्या करना है, अरे भाई सॉलिड्स को प्योर करना है, इम्प्योर सब्सटेंस है ना, तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। अब किसी इम्प्योर सब्सटेंस को, सॉलिड को प्योर कैसे करेंगे, तो प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। हाउ टू गेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, द सॉलिड कैन बी प्यूरिफाई बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसको हम थोड़ा सा बाद में और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा इसकी रीडिंग लगाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस which separate a pure solid in the form of its crystal from a solution. Take about 5 gram of impure sample of copper sulfate in a beaker. Means आपसे कहा जा रहा है कि 5 ग्राम आप impure copper sulfate को एक बीकर में लीजिए, dissolve the sample in a minimum quantity of water, और उसको वाटर में dissolve कर दीजिए, filter the impurities and collect the solution in a china dish, और आपका जो solution उसको filter कीजिए, china dish में इसको collect कीजिए। Crystal of pure copper sulfate are formed in the china dish. The crystal can be separated from the liquid by filtration. You must have noticed that the solution is heated to saturate the solution. This process called crystallization. It may be defined as a process which separates a pure solid into the form of crystal from a solution. ये आप सोच रहे होंगे क्या, कुछ भी नहीं है भाई। आपके पास बेटा आपसे कहा गया कि एक आपके पास इम्प्योर सब्सटेंस है, आप पूछ रहे होंगे सर इम्प्योर सब्सटेंस है किसका है, अरे भाई कॉपर सल्फेट का है ना। किस कलर का होता है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 into 5H2O, that is the this is the formula of the copper sulfate, pentahydrated copper sulfate. Appearance is a blue color, कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। अब आपसे कहा गया नहीं नहीं ये तो जो कॉपर सल्फेट है ये इम्प्योर है, इसको तो प्योर कीजिए, कुछ नहीं है। आपने क्या किया, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को लिया, बीकर में लिया, कितना ग्राम कहा था आपसे लेने के लिए, 5 ग्राम, और उसको क्या किया, उसको भाई आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अरे भाई कॉपर सल्फेट ब्लू था, सॉल्यूशन भी कैसा है, ब्लू कलर का है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, आपने इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को लिया, मींस क्या था 5 ग्राम आपने लिया और वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसमें एक इस प्रकार से फनल को लिया, उसमें एक फिल्टर पेपर लगा दिया, ये फिल्टर पेपर हो गया। और जो आपका कॉपर सल्फेट, चलिए इस ऊपर के डायग्राम को लेते हैं, इस कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन को आपने इस पे, तो यहाँ नीचे तो बीकर लगाना पड़ेगा ना भाई, ये तो क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन गिर जाएगा, तो नीचे बीकर लगा दिया। फिर इसके बाद बेटा आपने क्या किया, इस बीकर से ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इस फिल्टर पेपर पे गिरा दिया। फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, है ना, उसमें से सॉल्यूशन
ब्लू कलर का धीरे धीरे नीचे आया और यहाँ इस बीकर में कलेक्ट हो गया। और जो अनडिजॉल्व इम्पुटीज थी, जो घुली नहीं है, वो इम्पुटीज कहाँ कलेक्ट होंगी? ऑन द फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर पे आपकी इम्पुटीज कलेक्ट होगी। चलिए इम्पुटीज के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं, यानी कलेक्शन है किसका है? थोड़ा सा बड़े पार्टिकल्स है, फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे, तो आपकी इम्पुटीज फिल्टर पेपर पर कलेक्ट होगी। अब आपने क्या किया, इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को लिया। ब्लू कलर के सॉल्यूशन को लेने के बाद ये आपने चाइना डिश से, इस चाइना डिश से ब्लू कलर का सॉल्यूशन ले लिया, मान लीजिए चाइना डिश हो गई। और नीचे से आप क्या कर रहे हैं बेटा? हीटेड कर रहे हैं। कब तक हीटेड कर रहे हैं? एक होता है क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट का मींस क्या है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस को समझ लेना। सबसे पहले आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट का इम्प्योर कॉपर सल्फेट था, उसका सॉल्यूशन फॉर्म किया वाटर, और फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसमें इन अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर लिया, कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन लिया और उसको किसमें रख दिया बेटा आपने? चाइना डिश में रख दिया। मान लीजिए चाइना डिश हो गया, ठीक है। फिर उस चाइना डिश में रखने के बाद नीचे से आपने वर्णन, जो वर्णन है उसको हीटेड किया, उसको बर्न किया और नीचे से हीटिंग प्रोसेस है। अब इसका हमें थोड़ा थोड़ा जैसे गर्म करेंगे तो वाटर इवोपरेट होगा। कब तक गर्म करना है? एक पॉइंट होता है क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। कैसे पता लगाते हैं? अरे भाई हमने गिलास की रॉड को लिया, ये मान लेते गिलास की रॉड है, इस गिलास की रॉड को यहाँ ले जाके चाइना डिश में हम डिप करेंगे, और गिलास रॉड में जैसे डिप करेंगे थोड़ा सा इसमें क्या होगा भाई, कुछ पार्टिकल इसमें थोड़ा सा अटैच हो जाएंगे, कहेंगे डिपोजिट हो गया, और इसको हमने इस प्रकार से घुमाया, ये कर लिया। अब हम क्या देखते हैं कि वाटर तो आप अगर कहीं टच होता है तो फ्लो करता है ना वाटर, आप देखते हैं कि नहीं नहीं वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है, कोई चीज डिपोजिट होना शुरू हो गई है, यानी सॉलिडिफिकेशन शुरू हो गया है। यानी आपका जो सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व है, अब वह सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो गया। तो जो सॉलिड है वो क्रिस्टल है, तो इस पॉइंट का नाम क्या देंगे? क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट देखते हैं। देखा क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है, हम इसको हीटेड करना बंद कर देंगे और चाइना डिश को इस प्रकार से रख दिया। अब क्या होगा, कॉपर सल्फेट के धीरे धीरे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, ये बन गए। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत वाटर उसमें रहे, तो कैसे सेपरेट करेंगे? कुछ नहीं बेटा, ये सेपरेटिंग आपने एक फिनल को लिया, इस यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लगाया है, नीचे एक बीकर रख दिया, और ये आपकी जो चाइना डिश थी ना, जिसमें क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट हो रहा है। अभी कॉपर सल्फेट प्योर क्यों करें? क्योंकि इम्पुटीज को तो आप पहले फिल्टर पेपर से रिमूव कर चुके हैं, है ना। इम्पुटीज ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपने क्या किया, इसको जो आपका प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन गए थे, इसको ले जाके फिल्टर पेपर पर रख दिया, यानी ऊपर से आपने गिरा दिया। तो यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल आपको ऑब्टेन हो जाएंगे, और नीचे क्या मिलेगा, वाटर। थोड़ा सा कलर हमने कैसा कर दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आप समझ सके। तो ये क्या है, इसको बोलना पड़ेगा भाई, ये क्या है, प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है। किसके हैं? प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। तो प्रोसेस हो गया ना क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि आपने क्रिस्टल को वाटर में डिसॉल्व किया था और क्रिस्टल को आपने सेपरेट भी कर लिया, दैट प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। किसका करते हैं? अरे भाई इम्प्योर जो कॉपर सल्फेट था उसको आपने प्योर कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर लिया। However, some soluble impurities may remain in the solution even after filtration. When such a solution is evaporated, the impurities may remain along with the solid. Therefore, the solid left may not be pure. However, when the solution is allowed to crystallize, only crystal of pure solid will separate out, leaving the impurities in the solution. Therefore, after filtration, on drying, we get pure sample of the substance. This technique has been used for getting pure sugar from an impure sample. यानी जो आपका सुगर है वो भी क्या है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से उसको प्यूरिफाई किया जाता है। यानी कॉपर सल्फेट को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आपने प्यूरिफाई किया, और शुगर को भी प्यूरिफाई करते हैं किससे? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से करते हैं। थोड़ा सा कलर को चेंज कर ले रहे हैं ना, व्हाइट कलर को लेते हैं। Getting pure sugar from an impure sample. The purification of salt which we get from seawater. Separation of crystal of alum
फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल, यानी जो आपके शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, फिटकरी हो गया, इनका जनरली हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब बेटा बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल आ रहा है, यानी सेपरेशन टेक्निक आ रही है, बहुत पॉपुलर है, नाम ऑफ इट इज क्रोमेटोग्राफी। आप तो ग्राफ पेपर सुनते हैं तो आप सोच रहे होंगे ग्राफ कैसा है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मीन्स होता है कलर कंपोनेंट, यानी आप किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को कलर पार्ट में सेपरेट करेंगे, यानी एक कलर का पार्टीशन बनेगा, दूसरा कलर का पार्टीशन बनेगा, थर्ड कलर का मींस थर्ड पार्टीशन कलर का बनेगा। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमा मींस होता है कलर कंपोनेंट, कलर, ग्राफ होते हैं पार्ट। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से कलर कंपोनेंट को उसके मिक्सचर से आप सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है क्रोमेटोग्राफी। थोड़ा क्लियर होगा, आगे चलते हैं। A colored substance from blue or black ink can be separated from ink by evaporation। अभी आपने देखा था कि आपके पास ब्लू और या ब्लैक इंक है, आप चाहते हो कि ब्लू और ब्लैक डाइस को या कंपोनेंट को, पिगमेंट को आप चाहते हैं सेपरेट करना उसके सॉल्वेंट से। क्या था, बहुत सिंपल था, आपने क्या किया था, उसको सिंपल प्रोसेस यूज किया था। कौन सा प्रोसेस था बेटा, भूल गया क्या, इवोपरेशन था ना, उसको हीट किया था, लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, आपको ब्लैक या ब्लू डाइस कलर मिल गया था। लेट अस चेक वेदर द डाई इज अ सिंगल कलर और नॉट। अब आपको लगा कि यार जो ब्लैक आपको कंपोनेंट ब्लैक डाई है, क्या ब्लैक कलर होता है कि नहीं होता है, तो कैसे चेक करेंगे, ऐसा थोड़ी है ब्लैक आपने कंपोनेंट को ले लिया और आप उससे पूछेंगे बताओ भाई अब ब्लैक है कि आप मिक्सचर है किसी दूसरे कलर के, है ना, तो आपको पता लगाना होगा। दिस कैन बी लर्न बाय अ मेथड नाउ एज ए क्रोमेटोग्राफी। उस प्रोसेस का नाम क्या है कि उस प्रोसेस को यूज करेंगे और ब्लैक इंक बताएगा कि नहीं नहीं हम ब्लैक कलर नहीं है, हम क्या है, मिक्सचर ऑफ कलर कंपोनेंट। ब्लैक नॉट इज अ कलर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर कंपोनेंट। Let us check whether the dye is a single color or not. This can be learned by a method known as chromatography. This is a special method to separate a small amount of dissolved solid. बहुत स्मॉल अमाउंट है किसी मिक्सचर में किसी कंपोनेंट का, तब भी हम इस क्रोमेटोग्राफी का यूज करके उस लिटिल अमाउंट को सेपरेट करते हैं। टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, अ गैस जार, or tall glass or beaker and water soluble ink। हम किस इंक को लेते हैं, जो वाटर soluble है। For this check the solubility of ink in a water by taking a small amount of ink and add water। ये हम पता रखते हैं कि भाई जो इंक हमने यूज कर रहे हैं वो वाटर में soluble है कि वाटर में soluble नहीं है। डेफिनेटली वाटर में soluble इंक होगी, उसी को हम लेंगे, है ना। बहुत से कंपोनेंट होते हैं जो वाटर में soluble होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एल्कोहल में soluble होते हैं। तो यहाँ पर हम जो ब्लैक इंक को लेंगे वो ऐसे इंक लेंगे जो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना। वी ऑब्जर्व दैट एज अ टाइम पासेस, जैसे समय गुजरता है, वाटर शिप्स ऑफ द पेपर कैरिंग द डाई विथ इट। वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है और साथ साथ क्या जा रहे हैं, कुछ कलर कंपोनेंट जा रहे हैं। एज द वाटर raise on the filter paper, it take along with it the dyes particle or color component। वाटर अपने साथ किसको लेके जा रहा है, कलर कंपोनेंट को लेके जा रहा है। आफ्टर सम टाइम वी गेट डिफरेंट स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर। कुछ समय के बाद हम देखते हैं अरे भाई डिफरेंट कलर के आपको स्पॉट अपीयर हो रहे हैं। दिस शो दैट द डाई इज नॉट अ सिंगल कलर। द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड डाई इज सॉल्वेंट इन इट। उस वाटर में वो इंक जो थे उसके कलर कंपोनेंट सॉल्युबल थे। जैसे जैसे वाटर जा रहा है उस वाटर के साथ वो कलर कंपोनेंट भी फिल्टर पेपर में या क्रोमेटोग्राफी पेपर में ऊपर की ओर जा रहे हैं। द कलर कंपोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर रेज फास्टर। जो कंपोनेंट वाटर में जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतना ऊपर की ओर जाएगा। एंड इन दिस वे डिफरेंट कलर गेट सेपरेटेड। और ये ऐसा प्रोसेस है जिससे आप बहुत से कलर को मींस डिफरेंट कलर को उसके मिक्सचर से सेपरेट कर रहे हैं। देखिए नीचे आपको ग्राफ जब दिखेगा तो बहुत अच्छा लगने वाला है ना। द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम देयर स्पॉट एट डिफरेंट प्लेस। ऐसा नहीं है एक स्थान पे सभी कलर कंपोनेंट मिलेंगे, उसके स्पॉट क्या होंगे, डिफरेंट प्लेस पे होंगे ना। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। फिर सुनना,
and in this way different color components separated the different color component from their spot at different places. This process of separation of component is called chromatography. This name comes from Greek word chroma meaning color because this technique was first of all used for the separation of color. किसके लिए यूज की गई थी? कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। देखिए ये आपके सामने क्या देख रहे हैं आप? कुछ दिखा आपको? बहुत सिंपल सा है। ये फिल्टर पेपर भी आप इसको कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्या नाम दे सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी पेपर। चलिए हम इसको क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं। यहाँ पर एक बेस लाइन बनाते हैं बेटा, एक बहुत सिंपल सा थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, एक बेस लाइन को बनाते हैं, थोड़ा कलर को चेंज करते हैं ताकि आप समझ सकें। बेस लाइन को थोड़ा दूसरे कलर से लेते हैं, एक बेस लाइन को यहाँ पर ड्रा किया जाता है सॉलिड के थोड़ा सा ऊपर। मान के चलते हैं हमें जिस ब्लैक कलर को लेना है और ये देखना है कि ब्लैक इज अ कलर और इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्लैक इंक कौन सा वाटर सॉल्युबल, उसको लेंगे, उसके कुछ ड्रॉप को रखेंगे, उसको ड्राई करेंगे यानी वो सूख जाएगी। उसके बाद इस फिल्टर पेपर को या क्रोमेटोग्राफी को सॉल्वेंट में डिप कर देंगे। तो सॉल्वेंट क्या होगा? धीरे धीरे राइज अप होकर ऊपर की ओर जाएगा। ये वाटर ऊपर की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे वाटर ऊपर की ओर जाएगा, इफ द ब्लैक इज द कलर, तो धीरे धीरे ब्लैक कलर भी ऊपर की ओर जाएगा। हमेशा क्यों करें? बिकॉज कलर मीन्स ब्लैक कलर, ब्लैक राइस सॉल्वेबल इन वाटर। तो वाटर जब ऊपर की ओर जाएगा तो डेफिनेटली जो इंक है वो वाटर सॉल्वेबल है, वो भी ऊपर की ओर जाएगी। नहीं हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि 3 आपको अपीयरेंस हो रहे हैं स्पॉट के। एक किस कलर का है? रेड कलर का है। दूसरा किसका है? पर्पल कलर का है। तीसरा किस कलर का है? ब्लू कलर का है। इट मींस द ब्लैक इज नॉट अ कलर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर कंपोनेंट। यानी ब्लैक कलर नहीं होता है, ब्लैक 2 और मोर देन 2 कलर कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। तो ब्लैक कलर is not is a single color, it is a mixture of various color, and the various color component separate from the black ink mixture by the chromatography process। देखिए बेटा ये आपको और दिख रहा होगा, थोड़ा सा और क्लियर कर दिया आपने। ये आपका ब्लैक इंक हो गया, ठीक है ना। ब्लैक स्पॉट लाइन हो गई, ब्लैक इंक को आपने इस पर रख दिया है। वो वाटर हो गया, वाटर कहाँ की ओर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। जैसे जैसे वाटर राइज अप हो गया, राइज अप होकर ऊपर की ओर जाएगा, वो कलर कंपोनेंट को ऊपर को ले जाएगा और आपको वेरियस स्पॉट मिलेंगे। जलने 3 स्पॉट मिलते हैं, रेड मिलता है, कहीं पिंक कलर का मिलता है, पर्पल हो गया और ब्लू कलर हो गया। इसका मीन्स इन कलर को लेके आप मिक्सचर बनाते हैं तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा? ब्लैक कलर होगा ना। तो ब्लैक कलर का अपीयरेंस होगा। अभी क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या? तो आपने देखा ना, द कलर कंपोनेंट सेपरेट फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। देखते हैं और क्या होता है। आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है तो इस प्रोसेस ड्रग फ्रॉम द ब्लड है ना, क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, द मेन एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज टू सेपरेट कलर इन अ डाई। किसी डाई से उसके कलर कंपोनेंट को सेपरेट करना। पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर, ये आप देखते हैं ना, लीफ ग्रीन होती है तो ग्रीन का एक कलर होता है, मींस कोई कलर कंपोनेंट है, नेचुरल कलर है, तो उसमें कौन कौन से पिगमेंट है, कलर कंपोनेंट है, उसको भी सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। अमीनो एसिड इज आल्सो सेपरेट बाय द क्रोमेटोग्राफी। शुगर फ्रॉम द यूरिन, यूरिन में शुगर का सैंपल अगर स्टडी करना तब भी। और बहुत पॉपुलर जो चल रहा है क्या? ड्रग्स। तो ड्रग्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो ब्लड लेते हैं, उसको यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को। और ड्रग्स का डेफिनेटली ड्रग्स स्मॉल अमाउंट में होगा, है ना। तो अगर लिटिल अमाउंट भी है और लिटिल अमाउंट को यदि हमें डिटेक्ट करना है, ट्रेस करना है, तो किसको यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? इन दिस लेक्चर वी आर स्टडी ऑफ द सेपरेशन वेरियस सेपरेशन प्रोसेस यूटिलाइज फॉर द सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम देयर मिक्सचर, है ना। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।